विद्यार्थियों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके चैनल श्याम एजुकेशन चैनल पर। विद्यार्थियों हम आज हल करेंगे आपके 108 का विज्ञान विषय का पेपर। जो आपका एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही है विद्यार्थियों, उसी के लिए आपको पूरा पेपर हल करवाएंगे। एक एक प्रश्न आपको उसका उत्तर सहित सब कुछ बता दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। बस आपसे निवेदन करूंगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ध्यानपूर्वक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो विद्यार्थियों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी पेपर डाले जाएंगे एकदम रियल तरीके से। विद्यार्थियों एक भी प्रश्न आपके इस पेपर से बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी, पूरे की पूरे संभावना रहेगी पूरी आने की अपने एग्जाम में। तो बस आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें, याद करने की कोशिश करें। सब कुछ उत्तर सहित यहाँ बता दिया जाएगा आपको और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ये विद्यार्थियों। आपका जो विज्ञान का पेपर होगा, आपकी जो परीक्षा है बहुत ज़्यादा नज़दीक है जो शुरू होने वाली है। तो बस उसी के लिए हम पेपर आपको हल करवाएंगे एकदम सही तरीके से, सटीक तरीके से आपको ये परीक्षा में देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, बस हमारा ये आपसे वादा है विद्यार्थियों। बस आप इसे ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। तो शुरू करेंगे आपका और पूरा हल करवाएंगे। बस लगातार बने रहना वीडियो पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो सबसे पहले आपको इस तरीके से आपको जो नोट दिया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा, उसको आप पढ़ लेना पेपर में किस तरीके से। और उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं विद्यार्थियों वो पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपका आएगा कि सोडियम धातु को सामान्य ताप पर किस दरों में रखते हैं। तो सभी को पता है कि इसमें मिट्टी का तेल होता है, उसमें सोडियम को रखा जाता है ताकि वो जल के साथ या वायु के साथ क्रिया न करे। इसलिए ईंधन, दूसरा प्रश्न होगा ईंधन के ऊष्मीमान का मात्रक होगा तो किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसका उत्तर होगा, देखो हमने जो इसका मार्क दे रखा है पूर्ण, वो भी इसके पीछे दे रखा है ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा प्रश्न किस नंबर का है। अगला होगा कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो जंतु कोशिका में विद्यार्थियों जो कोशिका भीति होती है वो अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में ये उपस्थित होती है। अगला होगा निम्न में से नर जननांग का भाग नहीं है। तो नर जननांग का नहीं, अंडाशय जो स्त्री जननांग है, ये समझ गए। इस तरीके बहुत आसान आने वाला, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। बस इस तरीके से आपका पेपर आएगा और इसी में से आपको जो भी जितने प्रश्न है उसमें से 70-80% प्रश्न आपको यही देखने को मिलेगा। तो बस एक शानदार स्कोर प्राप्त कर सकते हैं अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में। काफ़ी ज़्यादा स्कोर आपका बनेगा अगर इस पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ के जाते हो। पांचवा प्रश्न है निम्न में से स्त्री हार्मोन है। तो विद्यार्थियों निम्न में से स्त्री हार्मोन कौन सा है। तो आप पढ़ चुके होंगे कि एस्ट्रोजन है वो स्त्री हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन है वो पुरुष हार्मोन है। ठीक है, उसके साथ में एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहा हूँ विद्यार्थियों में। तो अगला होगा आपकी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति जो 5 खाली जगह आएगी आपके, उसको पढ़ना है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाब, समझ गए। और हैजा है वो विद्यार्थियों जीवाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा। हैजा है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है। धातु उष्मा और विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। मतलब जो चालक होते हैं जो अपने में से उष्मा को जाने देते हैं उसे चालक कहते हैं, और जो अपने में से उष्मा को नहीं जाने देते विद्यार्थियों उसे कुचालक कहते हैं। अगला है ईंधन। ईंधन के जो अपूर्ण दहन से विषैली क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है विद्यार्थी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनती है, समझ लेना। तो इसमें आपका उत्तर आएगा CO2। अगला है कि मैं संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है किसमें, रेड डाटा पुस्तक। रेड डाटा बुक में विद्यार्थियों आपके जो संकटापन स्पीसीज होती है, प्रजातियां जो जंतुओं पेड़ पौधों की, उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। ठीक है विद्यार्थी। तो अगला होगा 7वां, जो अति लघुतरात्मक होंगे, 2-2 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। उर्वरक व खाद्य में 2 अंतर बताइए। उर्वरक है और खाद में दोनों अंतर बताने हैं विद्यार्थियों। जो उर्वरक है सबसे पहला आपको उर्वरक मान लो वो फैक्ट्री में बनाई जाती है। ठीक है, दूसरा होगा कि ये इससे ह्यूमस की मात्रा कम प्राप्त होती है। ठीक है, और खाद में क्या है कि ये खेतों में बनाई जाती है और इसके क्या है कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है खाद से। ठीक है, जो पशुओं या जंतुओं से जो प्राप्त होती है उसे खाद। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं तथा इन्हें कितने वर्गों में बांटा है। ध्यानपूर्वक देखना विद्यार्थी, ध्यानपूर्वक सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। देखो सूक्ष्म जीव वे उसे कहते हैं जिसे आँखों से, जो नंगी आँखों से नहीं देख सकते। इसके देखने के लिए आपको क्या है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। क्या इसकी, सूक्ष्मदर्शी की। तो और कितने वर्गों में बांटा गया है विद्यार्थियों, तो शायद आपको पता होगा कि ये इसके 4 वर्ग है। ठीक है, कौन सा, प्रोटोजा है, जीवाणु है, कवक है और शैवाल है। ठीक है, ये सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है। अगला है आपके विद्यार्थियों थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर। देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसे कहते हैं जिसे गर्म करके आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता और एक नई आकृति नहीं बना जा सकती। लेकिन तो थर्मोप्लास्टिक होता है विद्यार्थी, उससे क्या होता है कि उसे गर्म करने पर क्या है, आसानी से मोड़ा जा सकता है
और इससे एक नई आकृति बनाई जा सकती है। और जो प्लास्टिक होता है इसका उदाहरण है पीवीसी और क्या होगा पॉलीथीन। क्या होगा पॉलीथीन। जो पीवीसी और पॉलीथीन है थर्मोप्लास्टिक का, और थर्मोसेटिंग का होगा बेकेलाइट और मेलामाइन। देखो मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा लेकिन आपको बता दूं कि इसका उदाहरण होगा आपके बेकेलाइट और मेलामाइन। समझ गए ना। इस तरीके धातु और अधातु के भौतिक गुण लिखिए। धातु और अधातु के भौतिक गुण लिखने हैं विद्यार्थियों। धातु क्या होती है विद्यार्थियों कि धातु तन्य होती है, अज्ञात वर्धनीयता होती है। ठीक है। धातु इसमें की चालक होती है। समझ गए। अधातु क्या है कि ये तन्य नहीं होती है, अज्ञात वर्धनीय नहीं होती, ये नरम होती है। धातु कैसी होती है नरम। धातु ये कठोर होती है। ठीक है। और अधातु विद्युत की कुचालक होती है। समझ गए। ये 4-5 पॉइंट आप सुनकर लिख सकते हैं अपनी, या फिर याद कर सकते हैं विद्यार्थियों, या नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अगला है कार्बनीकरण और परिष्करण में अंतर बताइए। कार्बनीकरण क्या है कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होना। और परिष्करण का मतलब होता है कि क्या होगा विद्यार्थियों, परिष्करण का होता है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। और कार्बनिक क्या है, कार्बनीकरण है वो है मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन। अगला है आपके मोमबत्ती का ज्वाला का नामक चित्र बनाना है, वो आप बना सकते हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर बताइए उदाहरण से। तो एक कोशिकीय जिसमें क्या होगा एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में क्या बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिकीय में क्या होगा अमीबा और पैरामीशियम। ध्यान रखा अमीबा विद्यार्थियों, अमीबा और इसका उदाहरण होगा पैरामीशियम। क्या होगा पैरामीशियम। ठीक है। ये एक कोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय में बहुत सारे जीव आते हैं विद्यार्थियों। निषेचन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का निषेचन होगा। शुक्राणु व अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। देखो शुक्राणु होते हैं और उसका और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है निषेचन कहलाता है। ये कितने प्रकार का, 2, आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन। क्या होगा आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन। और आंतरिक निषेचन उसे कहते हैं जो मादा शरीर के अंदर होता है, और बाहरी निषेचन उसे कहते हैं जो मादा शरीर के बाहर होता है। ज़्यादातर वो होते हैं जलीय जीव। किशोर अवस्था किसे कहते हैं विद्यार्थियों, और यौन आरंभ में होने वाले परिवर्तन। किशोर अवस्था उसे कहते हैं जो 13 साल से 19 साल की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। ठीक है। और इसके जो आरंभ में क्या होता है कि यौन आरंभ में आवाज़ का भारी होना, लंबाई बढ़ना, और चेहरे पर बाल आना। ठीक है। और जनन ग्रंथियों का विकास होना, हार्मोन का विकास होना, इस तरीके से बहुत सारे परिवर्तन होता है। 16 है किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, कोई 4 परिवर्तन लिखिए। किसी वस्तु पर, समझ गए ना, किसी वस्तु पर आप बल लगाते हो तो उसमें से क्या परिवर्तन हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा विद्यार्थियों कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाते तो क्या होगा, उसकी दिशा परिवर्तित होगी। सबसे पहले क्या होगा, उसकी दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी गति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। और उसे रोक सकते हैं, उसे चला भी सकते हैं। समझ गए। तो इस तरीके से 4 परिवर्तन आप लिख सकते हैं। अगला है 17वां है आपके निम्नलिखित के बारे में लिखिए। ऋतुस्राव और रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं। ऋतुस्राव उसे कहते हैं जो जब निषेचन न होने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों, जब निषेचन न होने की प्रक्रिया में अंडाणु फूटकर एक रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, उसे ऋतुस्राव कहते हैं। और ये 50 साल तक होता है। और रजोनिवृत्ति क्या होती है, ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना विद्यार्थियों कि रजोनिवृत्ति उसे कहते हैं जो जब ऋतुस्राव रुक जाता है, तो इस प्रक्रिया को रजोनिवृत्ति कहते हैं। समझ गए ना। उसके बाद बल तथा दाब का सूत्र होगा। अब बल का सूत्र क्या होगा विद्यार्थियों, जो बल को बोलते हैं F, तो F बराबर M A, ये होगा आपके M A, ये होगा आपके बल। और दाब का सूत्र P बराबर F/A, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इस तरीके से आप बल और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, एक बार याद जरूर करके जाए। अगला है 18वां जरायुज व अंडपरजक जंतु में उदाहरण सहित अंतर बताइए। जरायुज वो होते हैं जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, और अंडपरजक वे होते हैं जो अंडे देते हैं। तो उदाहरण समझ सकते हैं आप। जरायुज में क्या है कि सभी जीव जंतु पशु होते हैं, और जो अंडपरजक में क्या होता है पशु पक्षी होते हैं, जो सांप है, सिपकली है वगैरह, ये क्या देते हैं अंडे देते हैं। और अगला है मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाना है। तो चित्र आपको जरूर बनाना है विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। अगला है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर उसमें कोई 3 अंतर लिखिए। तो अथवा में दे रखा है, अगर ये नहीं आता विद्यार्थियों तो ये दोनों आपको करने हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें आपको चित्र बनाना जंतु कोशिका और पादप कोशिका का, उसके बाद उसमें 3 अंतर बताने। सबसे पहला अंतर आपको ये बता देना कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में क्या है रिक्तिकाएँ छोटी होती हैं, और पादप कोशिका में रिक्तिकाएँ बड़ी होती है।
समझ गए ना। इस तरीके से आपको 3 अंतर बताने हैं। और तीसरा अंतर क्या होगा कि इसमें हरित लवक पाया जाता है, समझ गए ना। पादप कोशिका में क्या होता है विद्यार्थियों, हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। तो इस तरीके से आपको इसे लिखना है। अगर वो नहीं आ रहा है विद्यार्थियों तो संकटापन जंतु पारितंत्र की परिभाषा लिखिए या तन्यता और अघात वर्धनीयता में अंतर बताइए। देखो संकटापन जंतु उसे कहते हैं जो एक निश्चित स्तर से कम हो, इसका मतलब इसे संकटग्रस्त जीव हैं उसे संकटापन जंतु के को कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। पारितंत्र होते हैं, पारितंत्र का अर्थ होता है कि जैव घटक और अजैव घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं विद्यार्थियों। जैव घटक और अजैव घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तन्यता किसे कहते हैं, धातुओं का वह गुण जिसे खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है उसे तन्यता। और अघात वर्धनीयता मतलब कि धातुओं का वह गुण जिसे पीट कर सीट में परिवर्तित किया जाता है, समझ गए। ठीक है, 20वां है सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक तरीके कौन कौन से लिखिए। सिंचाई के आधुनिक तरीके पारंपरिक कौन कौन से, रेट है, ढेकली है, ठीक है, और मोमोट है। ये 3-4 है आपके वो आधुनिक नहीं पारंपरिक तरीके। और आधुनिक तो आपको पता है ड्रीम तंत्र, क्या है ड्रीम तंत्र, और छिड़काव तंत्र, क्या है छिड़काव तंत्र। ये है आपके आधुनिक तरीके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे लिखना है। अगला होगा आपके अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय का मतलब होता है ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो असीमित मात्रा में कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर सूर्य का प्रकाश है, वायु है, ठीक है। और अगला होगा आपके समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे आपके खनिज हैं, पेट्रोल है, ठीक है, और गैस है। ये सब क्या है सीमित मात्रा में, इसका ज़्यादा उपयोग करने से क्या होगा ये नष्ट हो सकते हैं। दहन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, प्रतीक की परिभाषा लिखनी। दहन अगर ये नहीं आता विद्यार्थियों कोई बात नहीं, आप इसे लिख सकते हैं। तो बस विद्यार्थियों इतना ही है, आपको पूरा पेपर मैंने हल करवा दिया। इनमें से आपके आधे से ज़्यादा प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, ये हमारा आपसे आश्वासन है विद्यार्थियों। एक बार जरूर इस वीडियो को देखकर जाए। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।